हेलो, नैरेटिव्स विद आमिर राना में खुश आमदीद। अमरीकी सदर ट्रंप का दौरा चीन जारी है और वहाँ पे वो स्पार्क शुरू हो गए हैं जिनकी हमें तवक्को थी, और कल हमने उसका ज़मीनन जिक्र किया था। और आज दुनिया का मीडिया और चाइनीज़ मीडिया एक ख़बर को बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहा है, और वो है ताइवान के ऊपर सदर ट्रंप की अभी तक खामोशी और चीनी सदर शी जिनपिंग की एक वार्निंग। तो ये ताइवान है क्या? आज आप हम उसकी पूरी तारीख आपको बताएंगे कि ये कॉन्फ्लिक्ट इवॉल्व कैसे हुआ। एक तो चाइना और ताइवान का, फिर ये कि अमेरिका यहाँ पे कैसे घुस आया। क्योंकि ये जो तकाबुल है ये बड़ा हमें समझने में मदद देगा कि दुनिया में जो बड़े कॉन्फ्लिक्ट हैं, जो बड़ी जंगों का सबब बन सकते हैं, वो कहाँ कहाँ पे हैं और किस हालत के अंदर हैं। एक तो कॉन्फ्लिक्ट ट्रिगर हुआ है और वो है आबनाए हुर्मुज़ का, और ईरान के ऊपर जो अमेरिका और इज़राइल का हमला था, उसके बाद से एक पूरी ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो दबाव के अंदर है। लेकिन बहुत सारे और भी कॉन्फ्लिक्ट हैं, उसमें सबसे अहम कॉन्फ्लिक्ट है यही स्ट्रेट ऑफ ताइवान का। जैसे स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है, आबनाए हुर्मुज़ है, इसी तरह आबनाए ताइवान है। और ताइवान के करीब चीन के बहरी बेड़े जो हैं वो मौजूद हैं, और नेवल उसके जो अहम अड्डे हैं वो उसके करीब आके हैं। और आपको पता है कि ताइवान जो है सेमीकंडक्टर की प्रोडक्शन के अंदर बड़ा मशहूर और मारूफ है। और अगर तकाबुल किया जाए कि अबनाए हुर्मुज़ का और अबनाए ताइवान का, तो हमें दो चीज़ें बड़ी वाज़े पता चलेंगी कि एक तो एनर्जी का कॉरिडोर है जो दुनिया की 26% ट्रेड को जो है वो एनर्जी की ट्रेड को कंट्रोल करता है, वो हुर्मुज़ है। और वहाँ पे ईरान है जिसकी दुश्मनी है अमेरिका के साथ। और ये जो स्ट्रेट ऑफ ताइवान है, ये बुनियादी तौर के ऊपर दुनिया की टेक्नोलॉजी की जो एक कॉरिडोर है, यहाँ से रूट है जहाँ से दुनिया को सेमीकंडक्टर और एआई से मुतल्लिक चीज़ें और पूरे आपकी कंप्यूटर्स की इलेक्ट्रॉनिक्स की सप्लाई का रूट ये है। और यही दो बहुत अहम रिसोर्सेज हैं इस वक्त दुनिया की पॉलिटिक्स में, जो डिटरमिन करती हैं कि किसके पास या तो वो सलाहियत होगी कि किसके पास एनर्जी के रिसोर्सेज हैं, किसके पास तेल है, गैस है, और किसके पास वो टेक्नोलॉजी है जिसकी एक बहुत ही ज़्यादा मार्केट है, कमर्शियल वैल्यू है। और ऐसी टेक्नोलॉजी जो आपके हाथ में सेल फोन से लेके फ़िज़ाओं में उड़ते हुए मुसाफिर जहाज़ और घन घरज करते हुए जंगी तैयारों तक, और समंदरों के तह में आप दोज़ें और समंदर के ऊपर तैरते हुए कमर्शियल और मिलिट्री जहाज़। तो ये दोनों बड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। और ये इसलिए भी अहम है कि जब आज सदर ट्रंप टेम्पल ऑफ हेवन गए शी जिनपिंग के साथ, वहाँ उनसे 3 से ज़्यादा मरतबा पूछा गया कि ताइवान के मुतल्लिक आपकी बात क्या हुई, वो कहाँ पे पहुँचा। ट्रंप ने कहा कि चाइना इज़ ब्यूटीफुल, और शी जिनपिंग की तारीफ़ की और कहा जी कि हम जो है मिल के काम करना चाहते हैं। तो शी जिनपिंग की एक स्टेटमेंट आई, और जब ट्रंप दोस्ती की बात कर रहे थे तो शी जिनपिंग ने कहा, और एक यूनानी कहावत का हवाला दिया कि जब कोई एक नई ताकत इमर्ज करती है और जब वो अपने पर खोलती है, तो उसके जो मुकाबिल कुव्वत होती है वो इसे ऐलाने जंग समझती है। और ये बुनियादी तौर के ऊपर शी जिनपिंग का पहला वाज़े अपने चाइना को सुपर पावर तस्लीम करने का या डिक्लेयर करने का ऐलान था। इससे पहले आपको याद होगा कि जब लास्ट एससीओ समिट हुआ था चाइना में, और उसमें पुतिन, हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ
फील्ड मार्शल भी ज़ाहिर है कि वो साथ ही थे। तो उस वक्त साउथ के लीडर होने की बात की थी चाइना ने, और ट्रंप के साथ उन्होंने आलमी ताकत होने की बात की, और ये तजवीज़ की कि आप जो है, जो इमर्जिंग पावर है, जो अपने पर खोलने के लिए तैयार है, अगर जो उसके मद्दे मुकाबिल ताकत है, जो अपने आप को उससे चैलेंज महसूस करती है, वो उसके साथ इत्तेहाद करे, तो उसमें दोनों का फ़ायदा है। और ये इत्तेहाद वो ज़ाहिर है कारोबार के अंदर होगा, ट्रेड के अंदर होगा, और बहुत सारे क्या होगा कि आपके सियासी और तस्वीराती स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट भी फिर इनलाइन होना शुरू हो जाएंगे। और ये इनलाइन होने का मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि ये जो स्ट्रेट ऑफ ताइवान है, और फिर जो ताइवान अपने आप को सेल्फ रूल्ड एक वहाँ पे गवर्नमेंट है, तो वो उसके ऊपर दबाव आएगा, वैसा ही दबाव आएगा जैसा कि 1979 में अमेरिका ने चाइना को जब तस्लीम किया था, तो तब ताइवान के साथ उसके ताल्लुकात की नोयत बदल गई थी। तो ताइवान पे दबाव आएगा तो चाइना के लिए हो जाएगा आसान। तो ताइवान का और चाइना का ताल्लुक ये एक बड़ा अहम है, जो हमें समझने की ज़रूरत है। और ये जो कहा जाता है कि अगले साल 1927 में चाइना के साथ, चाइना जो है वो ताइवान को अपने अंदर शामिल कर लेगा, उसके पीछे जो है वजूहात क्या हैं, और क्या इसमें कोई हकीकत है भी, या सिर्फ ये कोई असेसमेंट है, या ये सिर्फ हवाई बातें हैं। ये शायद हवाई बातें आपको लगें, लेकिन दो जो तारीखें हैं, वो चाइना के और ताइवान के ताल्लुकात में बड़ी अहमियत रखती हैं। 2000 जो 27 है वो इसलिए बड़ा अहम है, जिसके मतलब शकूक व शुबहात का इजहार किया जाता है कि वो जो पीएलए है, यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो चाइना की आप समझिए कि एक फॉर्मल आर्मी है, तो वो उसकी 100वीं जो है वो सालगिरह है, उसकी एनिवर्सरी है। और जब ये एनिवर्सरी होगी, तो चाइना, जो शी जिनपिंग कह रहे हैं कि एक नई ताकत अपने पर खोल रही है, तो क्या ये वो साल होगा कि जब जो पीएलए है वो दोबारा से जो ताइवान को अपने अंदर जम करने की कोशिश करेगी। लेकिन चाइना ने अभी इसका कोई बाकायदा ऐलान नहीं किया, और इसके ऊपर सिर्फ खदशात ही पाए जाते हैं। फिर एक साल है 2049 के अंदर, ये वो साल है जिसमें जो रिपब्लिक ऑफ चाइना है, यानी पीआरसी, वो अपनी 100वीं सालगिरह मना रही होगी। और उससे पहले शी जिनपिंग कह चुके हुए हैं कि एक ग्रेट जो एक सेलिब्रेशन होगी, और एक ग्रेट चाइना की यूनिफिकेशन जो है वो उस वक्त तक हो चुकी हुई होगी। तो ये वाला साल बड़ा अहम इनके दरमियान कंसिडर किया जाता है। तो अभी देखना है कि पीएलए की जो अगले साल जो एनिवर्सरी होगी, सालगिरह होगी, तो उस पे क्या वो एक मुत्तहिद चाइना के तरफ पेश कदमी करेगी, या अभी उसको सिर्फ जो है वो एक थ्रेट के तौर के ऊपर ही इस्तेमाल कर रही है। वैसे ताइवान के इर्द गिर्द जो इंसर्कल किया हुआ है, उसको साइबर इंसर्कलमेंट है ताइवान की, उसके ऊपर मुसलसल चाइना अपने मसल्स जो है वो शो करता रहता है, अमेरिका के इसके ऊपर एप्रीहेंशन शो करता रहता है। तो वो तो फ़िलहाल अभी भी जारी है। लेकिन ये बड़ा अहम सवाल है कि चाइना और ताइवान का असल में कॉन्फ्लिक्ट है क्या? ताइवान जो है वो ज़ाहिर है कि चाइना का हिस्सा था, सदियों चाइना का हिस्सा ही रहा। लेकिन ये कि 1895 में जापान ने ताइवान के ऊपर कब्ज़ा कर लिया। जापान एक इमर्जिंग कुव्वत थी, और एक्सपेंशनिस्ट जो भी ताकत उभरती है, वो कोशिश करती है कि अपना सिंबल दे कि वो बड़ी ताकत बन गई है। जैसे शी जिनपिंग कह रहे हैं हम बन गए हैं, तो उनकी ताकत का इजहार चाइना का ये तस्वर किया जा रहा है कि वो चाइना ताइवान को अपने अंदर जज्ब करेगी। तो ये जापान ये ऑलरेडी ये कर चुका हुआ है। तो ये जो असेसमेंट चाइना के मतलब है, ये इसका भी हिस्टोरिकल ट्रैक जो है इस रीजन के अंदर मौजूद है। जब 1895 के अंदर
ताइवान के ऊपर इन्होंने कब्ज़ा किया तो 50 साल जापान ने जो है ताइवान के ऊपर हुकूमत की। और इस दौरान के अंदर ताइवान के अंदर एक कॉलोनाइजेशन, जापानीज़ कॉलोनाइजेशन हुई, तो उसका स्ट्रक्चर, उसके समाज का मिजाज जो है वो बदलता चला गया। अभी भी उसके बहुत सारे सिंबल्स वो ताइवान में, ताइपी जो उसका दारुल हुकूमत है, वहाँ पे मौजूद है। फिर हुआ ये कि जब दूसरी जंग अज़ीम में जापान को बड़ी सख्त हज़ीमत उठानी पड़ी, तो उसने 1945 में दोबारा ताइवान को रिपब्लिक ऑफ चाइना के हवाले कर दिया। और उस वक्त चाइना के अंदर कोमितांग और शियान काई शेक, जिनका नाम आपने सुना होगा, कि वो कंट्रोल में आ गया ताइवान, और जिसकी क़ियादत उसके बाद ये है कि वहाँ पे एक मुज़ाहिमत चल रही थी, और माओ ज़ेतुंग की पूरा जो लॉन्ग मार्च वो चल रहा था। और फिर 1949 में ये माओ ज़ेतुंग की जो पीएलए है और उनकी आर्मी है, उनका जो ग्रैंड और लॉन्ग मार्च है, उसने मेनलैंड चाइना, जो अभी चाइना है, उसके ऊपर जो है उसने कब्ज़ा कर लिया और वहाँ पे अपनी हुकूमत डिक्लेयर कर दी। और जो उस वक्त काईशेक जो है, chiang काई शेक, वो उस वक्त ज़ाहिर है कि उस वक्त एक किस्म के इत्तेहाद के अंदर भी रहे थे माओ ज़ेतुंग के साथ एक मरहले के ऊपर। तो जब ये हमला हुआ और ये कब्ज़ा हुआ, तो उन्होंने अपनी फ़ौज और हुकूमत समेटी और वो ताइवान चले गए और वहाँ पे उन्होंने हुकूमत करना शुरू कर दी। अब ताइवान कहता रहा कि असल चाइना के हुक्मरान और चाइना हम हैं, और चाइना कहता रहा कि असल चाइना हम हैं। और ये बड़ी लंबी डिबेट चली, और 1950 में हुआ ये कि जब कोरिया की जंग शुरू हुई, तो फिर अमेरिका ने ताइवान को अपने परों के नीचे ले लिया और वहाँ पे उसकी हमायत की। और ये जो, अगर हमायत कहते हैं कि ना होती कोरिया वॉर के दौरान ताइवान को अमेरिका की, तो शायद ये ताइवान उसी वक्त जो है चीन के कब्ज़े के अंदर, पीएलए के कब्ज़े के अंदर जा चुका हुआ होता। फिर ये हुआ कि ये मामला चलते रहे, और चाइना के ताइवान के अंदर दो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। एक जो है वो थोड़ा सा मतदिल मिजाज की पार्टी है, उसको कहते हैं पैन ब्लू कैंप। और ये मेनली इसको कहते हैं कि KMT का आप नाम सुनते होंगे, कि ये चाइना के साथ हक में है कि उसके साथ एंगेजमेंट हो, उसके साथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो, और बाज़ाहिर वो चल भी रही है। इंडिया पाकिस्तान के लिए भी समझने की ज़रूरत है कि एक ऐसी दोनों क़ुव्वतें हैं कि अपने एक दूसरे के पूरे इलाके के ऊपर कब्ज़े की दावेदार हैं, उसके बावजूद उनका कारोबार भी है, आना जाना भी है, फ़्लाइट्स भी हैं, और सारे मामूलात जो हैं वो मामूल के मुताबिक हैं। तो ये जो KMT जो पार्टी है, एक 1992 के अंदर हांगकांग में ताइवान और चाइना के दरमियान बातचीत हुई थी, और उसके बाद एक अम, अम, इस्लाह कॉइन हुई कि 1992 कंसेंसस। ये बाद में इवॉल्व हुई, लेकिन इसके अंदर ये था कि आप आपस में ताल्लुकात रखेंगे, और ये कि जो चाइना है वो वन चाइना को इबाम में रखा गया। अब ताइवान इसकी अपनी तारीफ़ करता है 1992 के कंसेंसस के अंदर, और ताइवान अपनी करता है, और ताइवान भी अपने आप को चाइना कहता है, लेकिन इस तरीके से कि वो उसमें ये तस्वर किया जाता है कि वो चाइना उसका हिस्सा है। जब चाइना की बात करता है, तो ताइवान उसका हिस्सा समझा जाता है। तो ये वो एक कलीदी नुक्ता है जो बड़ा अहम है, कि ताइवान में एक सेल्फ रूल्ड गवर्नमेंट तो है, लेकिन उसको दुनिया तस्लीम नहीं करती, अमेरिका समेत तस्लीम नहीं करता, क्योंकि ये दो चाइना हैं, और दोनों कहते हैं कि हम असल चाइना हैं। ये असल में सादा लफ्ज़ों में इतनी सी ये बात है। लेकिन एक जो पैन ग्रीन कैंप है, जिसको DPP एक कहते हैं, वो रिजेक्ट करता है कि बीजिंग का जो है वो कंट्रोल ख़त्म हो, और रीयूनिफिकेशन के ऊपर, इल्हाक के ऊपर उसके शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं।
कुछ प्रो चाइनीज़ वहाँ पे ग्रुप्स भी हैं। शी जिनपिंग ने पिछले दिनों एक अपोजिशन लीडर से बात भी की थी ताइवान के, तो वो इतने ताकतवर नहीं है। उसकी वजह ये है कि जो नए ताइवानी जनरेशन है वो अपने आप को डिटैच करते हैं, क्योंकि चाइना का जो गवर्नेंस सिस्टम है वो बिल्कुल अलग है और ताइवान के अंदर डेमोक्रेसी है। और ताइवानी कहते हैं हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमें कोई चीनी कहे या हमें ताइवानी कहे, लेकिन ये जो सियासी पूरा मेकअप होता है पावर स्ट्रक्चर का, उसमें इन ताइवानी नौजवानों की से नहीं है। और आज का जो ताइवानी नौजवान है वो जाहिर है कि डीपीपी का ज़्यादा बड़ा सपोर्टर है। तो ये एक थोड़ा सा ब्रीफ सा हमने आपको तारुफ पेश किया। अगर आपको फिर दोबारा से समराइज़ करें कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये है क्या, और फिर अब नए हुर्मुज़ की हम बात करते हैं, तो आपके सामने ये एक स्लाइड है कि जो ताइवान स्ट्रेट है बुनियादी तौर के ऊपर ये टेक्नोलॉजी ट्रेड का चोक पॉइंट है, और जो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ है एनर्जी का चोक पॉइंट है कि यहाँ पे आके ट्रैफिक चोक हो जाती है, फिर उसको रेगुलेट करना पड़ता है और कुछ मुआहदे करने पड़ते हैं और चीज़ें, ताकि फ्री फ्लो में चलती रहें और ज़्यादा चोक ना हो जाए, जैसे अभी चोक हुई भी है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़। और सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन है ताइवान स्ट्रेट, और ऑयल और गैस की सप्लाई का है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़। सेंट्रल है अब चाइन यहाँ पे जो है वो यूएस दोनों जगहों के ऊपर है, और ये बड़ा एक की ट्रिगर है चाइना और यूएस की जो आपस में मुखासमत है स्ट्रेट ऑफ ताइवान और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में। अमेरिका है, गल्फ स्टेट्स हैं, यहाँ पे एक्टर्स ज़्यादा हो गए हैं, और यहाँ पे इसराइल है। हाँ, उधर जो है वो फ़िलिपीन एक एक्टर है जो इस वक्त खुल के अमेरिका के साथ है। और ये अगर स्टेट ऑफ ताइवान जो बंद होती है तो इसका पूरा इम्पैक्ट आएगा एआई इकोनॉमी के ऊपर, और पूरा मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक्स की। और जब हम देख ही रहे हैं कि फ्यूल प्राइसेस कैसे अब गई हैं, और एनर्जी मार्केट के अंदर कैसे जो है एक कसाद बाज़ारी की सी सूरत हाल नज़र आ रही है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के में चोक होने की वजह से। और ताइवान स्ट्रेट स्ट्रेटेजिक नेवल रूट है इंडिया पैसिफिक का, और जबकि स्ट्रेटेजिक नेवल बेस है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ गल्फ़ के अंदर। तो ये थोड़ा-सा पस मंज़र था जो हमने बताया, और ये कि अगर ये इसको ईरान के ऊपर जो इज़राइल और अमेरिका का हमला था, ये एक बड़ी रीजनल वॉर कही जा सकती है। अगर इसने यूरोप के अंदर, नेटो के अंदर जो है दरारें डाल दी हैं, अगर ये वाला भी ओपन होता है फ्रंट अगले साल, वो ख़ा कोई चाइना की कि बहुत ही कोई बड़ी गलती हो और बड़ी ताकतें गलती करती हैं, तो फिर ये तीसरी जंग, आलमी जंग की तरफ जाएगी, क्योंकि ये फिर पूरी इंडो पैसिफिक को अपने गिरफ्त के अंदर ले लेगी, और ऑस्ट्रेलिया से लेके कनाडा तक ये कॉन्फ्लिक्ट फैल सकता है। तो ये असल में बहुत बड़ा थ्रेट है, इसीलिए बार बार ट्रंप से ये बात हो रही है कि आप अपनी ताइवान के ऊपर पोजीशन क्लियर करें, क्योंकि अमेरिका में भी डेमोक्रेट्स के अंदर ख़ास तौर के ऊपर एक लॉबी है जो ताइवान को तस्लीम करने की बात करती है। और नैन्सी पेलोसी जब स्पीकर थी कांग्रेस की, तो उन्होंने दौरा भी किया था जिसको चाइना ने बहुत क्रिटिकली देखा था। एक तरफ तो ये चाइना का इम्तिहान है कि चाइना अपने आप को बहुत ही एक खामोश पेशेंस वाला एक ग्लोबल एक्टर बताता है। क्या वो अपनी इस पूरी जो स्ट्रेटेजिक जो उसने अपना एम्बियंस बनाया है उसको इंटैक्ट रखता है, या कोई वो भी गलती करता है, या उससे कोई गलती उससे करवा सकता है? तो चाइना का तो ये बड़ा इम्तिहान होगा, और अमेरिका की यही होगी कि किसी तरीके से वो ये जो मामलात जो हैं वो बैलेंस इंडो पैसिफिक के अंदर कायम रहे, क्योंकि वहाँ पे जाके चाइना को तो इतने बड़े लेवल के ऊपर अमेरिका चैलेंज नहीं कर सकता। तो बहरहाल ये एक बड़ा क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक मौजू इस ज़ेर बहस रहेगा। वहाँ पे टैरिफ्स के ऊपर, तजारत के ऊपर एलन मस्क हाथ हैं, नवाडा ग्रुप के लोग शामिल हैं, उसमें एलन मस्क शामिल हैं। ये सब लोग तो वहाँ पे हैं, और तजारत की भी बात भी होगी, तमाम बातें होंगी, रेयर अर्थ मिनरल्स पे बात होगी, सेमीकंडक्टर पे भी बात होगी। लेकिन वो जो बातें हैं उनके साथ साथ ये मौजू भी ताइवान का ज़ेर बहस रहेगा, और ये उस वक्त रहेगा जब अब नायब हुर्मुज़ जो है वो है चोक, और पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका और चाइना का
एक किस्म का दबाव है कि वो सुलह करवाएँ, ईरान की क़यादत को समझाएँ कि कुछ करे। अगरचे कल जो चाइनीज़ वज़ीर ख़ारजा वांगी की बात हुई थी इसहाक डार साहब से, उसमें उन्होंने कहा था, उसको गलत पिंड किया गया, फ़ॉरेन ऑफ़िस ने कहा है, लेकिन जो चाइना डेली ने रिपोर्ट किया उसकी लैंग्वेज तो वही थी कि चाइना चाहता है कि पाकिस्तान उसको जल्द से जल्द करे, और वो हमने कल बात की थी, एक दबाव की एक सूरत है। पाकिस्तान का इम्तिहान है, इम्तिहान कौमों के चलते रहते हैं हर वक्त, स्ट्रेटजिक महाज के ऊपर भी, सियासी महाज के ऊपर भी। और पाकिस्तान तो बहुत अरसे के बाद इस बड़े इम्तिहान में आया है। तो अब देखें कि इस इम्तिहान में पाकिस्तान सुरखरू होता है या नहीं। आज के लिए तो नहीं, तो जुड़े रहिए नैरेटिव्स विद आमिर राना के साथ।